जी, अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो कैटालिसिस को एक्सप्लेन करती हैं। नंबर वन है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि रिएक्टेंट पहले तो ए प्लस बी मिलकर एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट टूटता है और वो टूट कर एक प्रोडक्ट में चला जाता है। तो ये एक थ्योरी है जनरल सी। और दूसरी है हमारे पास, वो है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। इसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास रिएक्टेंट जो होते हैं वो कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर एड्सॉर्ब होते हैं, वहां पे ये इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन होता है और ये प्रोडक्ट में चले जाते हैं। प्रोडक्ट जब बनता है तो वो डिसॉल्व हो जाता है, यहाँ से सरफेस से रिमूव हो जाता है। तो ये सिंपल एक थ्योरी है। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं। नंबर वन है हमारे पास इंटरमीडिएट थ्योरी। अब मैंने आपको पहले बता दिया है कि चूंकि इसमें एक इंटरमीडिएट बनता है तो मुश्किल नहीं है, ये दोनों आसान है। कि यहाँ पे एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसकी हम बात कर लेते हैं। कि पहले SO2 प्लस ऑक्सीजन, NO यहाँ पे एक कैटलिस्ट है, तो ये इसे कन्वर्ट कर देता है SO3 में। अब ये तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन मैंने बता दिया, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम। अब मैकेनिज्म में क्या होता है कि हमारे पास ये जो एक रिएक्टेंट होता है, ये पहले कैटलिस्ट से रिएक्शन करते हैं, NO+O2। ये कैटलिस्ट से रिएक्शन होगा इसका और NO2 में जाएंगे। ये NO2 इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट होता है। अब NO2 क्या होता है कि ये फर्दर फिर रिएक्शन करता है SO2 के साथ और ये SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, और NO दोबारा से आपको वापस मिल जाता है, और यहाँ से आपको पता चल जाता है NO एक कैटलिस्ट होता है। तो ये सिंपल सी थ्योरी है कि यहाँ पर आपका रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट रिएक्ट विद कैटलिस्ट एंड विल कन्वर्टेड देमसेल्व इनटू इंटरमीडिएट स्टेट, और फिर इंटरमीडिएट जो होगा वो प्रोडक्ट में चला जाएगा। इसके बाद इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है एड्सॉर्प्शन थ्योरी। एड्सॉर्प्शन थ्योरी के दो तीन स्टेप्स हैं, हम देख लेते हैं। इसमें पहला जो स्टेप होता है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। कि हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन की बात कर लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपके पास निकल कैटालिस्ट होता है, तो उसमें एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन होती है पहले, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल की सरफेस के ऊपर जाकर लगते हैं। ये निकल है, अब इसकी सरफेस के ऊपर ये हाइड्रोजन लग जाएगा और ये हाइड्रोजन लग जाएगा, तो ये जाकर इसकी सरफेस के ऊपर लगेंगे। दूसरी बात, अब देखिए मैंने आपको दो तरह की एड्सॉर्प्शन प्रोसेसेस पढ़ाए थे, एक फिजिकल और दूसरी केमिकल। तो यहाँ पे केमिकल एड्सॉर्प्शन होगी, क्योंकि ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा। दूसरा स्टेप इसमें ये होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और तीसरा हमारे पास होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होगा वो बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लाइक आप कह सकते हैं ट्रांजिएंट स्टेट होती है। मैं आपको मिसाल दूं अगर, कि यहाँ पे CH2, ये जो बॉन्ड होता है ये इस तरह से डोनेट कर देते हैं हम, और CH2, और जो हाइड्रोजन होता है वो यहाँ पर इसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करना है, कर रहा होता है।
और ये जो बांड मैंने डॉटेड लाइन से डोनेट किया है, ये एक्चुअल में बांड टूट रहा होता है। और जो मैंने परमानेंट बांड से डोनेट किया है, ये एक्चुअल में बांड फॉर्म हो रहा होता है। इसको हम बोल देते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अब ये सारा केस हो जाता है, और लास्ट में ये प्रोडक्ट आपका अभी भी ये कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर है। अब ये जो होते हैं ये कैटलिस्ट की सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये कैटलिस्ट की सरफेस से रिमूव हो जाते हैं। और ये आपके पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी। अब ये जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कल भी मैंने आपको बात बताई थी कि कॉन्टैक्ट प्रोसेस, इसका नाम क्यों है कॉन्टैक्ट। एक्चुअल में क्या होता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में, एक कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल या लिक्विड मॉलिक्यूल एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आता है। तो जब भी कोई गैसियस रिएक्टेंट कांटेक्ट में आते हैं सॉलिड के साथ, तो उस प्रोसेस का नाम कांटेक्ट प्रोसेस पड़ जाता है, क्योंकि कांटेक्ट का मतलब ही यही है कि उसके वो ताल्लुक में आते हैं, कांटेक्ट में आते हैं। तो ये एड्सॉर्प्शन थ्योरी थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक्टिव सेंटर्स ऑन कैटलिस्ट, कैटालिटिक सरफेस के ऊपर एक्टिव सेंटर्स कौन कौन से, जो पहले भी मैंने आपको बेशुमार दफा ये बता चुका हूँ, एक्टिव सेंटर्स और ये सारी बातें। देखें, मिसाल देता हूँ आपको प्लाटिनियम कैटलिस्ट की, कि ये इसके एक्टिव सेंटर्स हैं यहाँ पर लगे हुए। अब देखें, ये बेसिकली ये प्लाटिनियम है, ये दूसरे के साथ लगा हुआ है, ये प्लाटिनियम, ये भी दूसरे के साथ। ये इसके जो मैंने फ्री बॉन्ड शो करवाए हुए हैं, ये एक्टिव सेंटर्स हैं। इन एक्टिव सेंटर्स के ऊपर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं, और फिर ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, एक सॉलिड ब्लॉक हो, उसमें दो तीन एक्टिव सेंटर्स हैं, लेकिन आप इसी को तोड़ दें तो इसमें जो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स होंगे वो बढ़ जाएंगे। अब मैं कहता हूं कि मैं इसको दरमियान से अगर तोड़ दूं, तो आप देखिए जरा, ये अलग से अब बन गया है, और ये प्लाटिनियम के एक्टिव सेंटर्स अलग से हो गए हैं। तो नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर जो होते हैं ये बढ़ जाती है, या एक्टिव साइट्स कह लें या एक्टिव सेंटर्स कह लें। अब पहले टोटली इनको दो दो एक्टिव सेंटर्स अवेलेबल थे, अब चार चार एक्टिव साइट्स इनके पास अवेलेबल हैं। तो जैसे ही आप इसको पाउडर फॉर्म में लेकर आते हैं शुगर को या किसी भी चीज को, तो उसका जो सरफेस एरिया वो इस तरह से बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंजाइम कैटालिसिस। अब इंजाइम्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोटीन्स होती हैं, बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट भी इन्हें बोल दिया जाता है, और डिफरेंट फंक्शंस ये सरंजाम दे रहे होते हैं। इनकी एग्जांपल यही है कि इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, जैसा कि पहली है एग्जांपल केन शुगर की इन्वर्जन। इन्वर्जन होती है सुक्रोज की ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन को इन्वर्जन बोल देते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि इनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है जी, ग्लूकोज बनता है प्लस फ्रुक्टोज बनता है। तो इस केस में जो एंजाइम होता है वो इन्वर्टेज होता है, इन्वर्टेज यहाँ पे एंजाइम है। ठीक है, तो ये एक एंजाइम की एग्जांपल दे रहा हूँ। इनका फंक्शन क्या होता है, इनमें सिंपल सा इनका फंक्शन है कि इनके पास एक एंजाइम है और एक सबस्ट्रेट होती है। सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम पहले लगता है, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। और जैसे पहले हमने वो पढ़ा था कि रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ अटैच होते हैं, इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर प्रोडक्ट में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, और वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोडक्ट में चला जाता है। तो सिंपल सा इसका प्रोसीजर है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो प्रोडक्ट में चला जाता है।
और आपकी जो इंजाइम है वो दोबारा से आपको मिल जाता है। इंजाइम जो होते हैं ये बहुत एफिशिएंट होते हैं अपने वर्क में, जैसे कैटलिस्ट होते हैं, और ये बहुत कॉस्टली होते हैं इंजाइम। आप लाखों रुपए में थोड़ी सी आपको अमाउंट में इंजाइम्स मिलते हैं, और इनके एक एक मॉलिक्यूल जो है वो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट्स में। तो ये इतने ज्यादा एफिशिएंट होते हैं इंजाइम। और इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है और पीएच होती है। स्पेसिफिक टेम्परेचर और पीएच जो होती है ये उसकी रेंज में वर्क करते हैं, ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं। उससे ऊपर अगर आप लेकर जाएंगे तो एंजाइम जो होते हैं ये डी नेचर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो डी नेचर हो जाता है। तो फिर ये काम करना छोड़ देते हैं। तो ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर की रेंज पे ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअल में कैटलिस्ट का चैप्टर था। आप लोगों का कोई सवाल है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं जी। एनी क्वेश्चन? कोई भी सवाल आज के लेक्चर में जो आपको नहीं समझ आया वो आप लोग पूछ सकते हैं एक्सक्यूज मी सर, जी। किसी भी इरिवर्सिबल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं? किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन को हम इरिवर्सिबल कैसे बना सकते हैं? देखें, ये बड़ा सिंपल काम होता है। आप कंडीशन वेरी कर दें तो वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। आप ओपन कंटेनर ले लें वो इरिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है। हर वो रिएक्शन, ये मैंने आपको बताया ना कि A+B मेक्स C। अब कंडीशन दोनों की सेम, यहाँ 25 डिग्री टेम्परेचर तो वापसी पर भी 25 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है। आप इसका टेम्परेचर डिफरेंट कर दें तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर बड़ा इफेक्ट होगा, और ये रिएक्शन डेफिनेटली इरिवर्सिबल हो जाएगा, क्योंकि आपने वेरिएशन शो करवा दी है। कंडीशन चेंज कर दें, आप कंटेनर को ओपन कर लें, ओपन कंटेनर में क्योंकि आपका जो कंडीशन होती है ऑटोमेटिकली वेरी कर जाती है, इसीलिए तो कहते हैं इक्विलिब्रियम को क्लोज कंटेनर में लिया जा सकता है। जी, समझ आई बात की? कंडीशन वेरी कर दे वो रिएक्शन Yes. इरिवर्सिबल हो जाएगा। और किसी का कोई सवाल? सर, और ये बात भी क्लियर कर दें, आपने कहा ना कि यूनिट वॉल्यूम में जो मोल्स होते हैं वो एक्टिव मास भी होता है और कंसंट्रेशन भी, हाँ, तो दोनों इक्वल होती सेम है, ही इसमें होती है ना। नहीं समझ आई। कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। और एक्टिव मास क्या होता है? वो भी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। जी, समझ आई बात की? तो सेम है ये दोनों। कंसंट्रेशन हाँ जी। सर कंसंट्रेशन अगर को डिफाइन कर। जी, सर अगर एक्टिव मास को हम सर जी अगर एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन से इक्वल करने की बजाय अगर मोलर कंसंट्रेशन का लफ्ज इस्तेमाल करें तो बेहतर नहीं होगा? तो ये तो एक मोल की कंसंट्रेशन हो जाएगी ना। हम तो एक्टिव जनरल मास हम तो जनरल बात कर रहे हैं। जनरल में आप एक 2 मोल ले लें, 3 मोल ले लें, 4 मोल ले लें। समझ आ रही बात की? आप जो बात कर रहे हैं वो आप एक्सटेंसिव और इंटेंसिव की बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी आपने मास फिक्स कर दिया है, तो प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंसिव हो जाएगी। मोल उसके फिक्स कर दिए हैं आपने। जनरल टर्म जो है वो हम ले रहे हैं, तो जनरल में आपके पास 2 मोल आ सकते हैं, 3 मोल। और जो मैंने आपको बात बताई एक्टिव मास की, कि एक्टिव मास को डिटरमिन करवाया जा सकता है मोलेरिटी से। एक्टिव मास ही बेसिकली आपका वो मोलेरिटी है। एक्टिव मास ही कंसंट्रेशन है, एक्टिव मास ही आपकी मोलेरिटी है, उसी से आप डिटरमिन करवाते हैं इसको। जी, और कोई सवाल? सर ये जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है ये इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के डायनामिक इक्विलिब्रियम। सर इसकी कोई जनरल एग्जांपल दे सकते हैं, डेली लाइफ एग्जांपल? डेली लाइफ में आपकी जो रेस्पिरेशन का अमल होता है ये भी एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। ठीक है। और इवेपोरेशन आपने कभी ना, वेपर प्रेशर जो होता है
उसको क्लोज कंटेनर में आपने करवाया हो, अगर कोई वेपर प्रेशर अप्लाई, जब बॉइलिंग पॉइंट पे वाटर जाके वेपरेट होता है, तो एक स्टेज आती है कि जितने मालिक्यूल ऊपर जा रहे होते हैं उतने ही वो नीचे आ जाते हैं वेपर प्रेशर लगा के। तो वो भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। जी समझ आई बात की या नहीं आई? जी सर, आ गई। हाँ जी, और किसी का कोई सवाल? सर, हाँ जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर, जी ये जो आपने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के 3 कर्व्स कराए हैं, तो जी। सर इनका बुनियादी डिफरेंस क्या है जो 3 कर्व्स आपने कराए हैं, बुनियादी टाइम वर्सेस हाँ जी, कंसंट्रेशन? ये मैं आपको बता रहा था कि वेरियस पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, लेकिन मेन मैंने आपको बताया कि रेट बराबर होगा, फिर आपने इनको फॉलो करना है। समझ आ रही बात की? सेकेंडरी कंडीशन ये हो सकती हैं कि कोई भी ग्राफ आपको दिया हो जीआरई के टेस्ट में, वैसे इस तरह के ग्राफ पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें आपको ये ग्राफ 4-5 दे दिए जाएं अगर, और आपको ये कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर है, तो फिर आप कहेंगे कि सारे इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी, एनीथिंग एल्स? ठीक हो गया जी। फिर आप की शाहिद साहब अब क्लास लेते हैं 8 बजे इंशाल्लाह। तो बाकी जो चीज़ें रह गई हैं कल हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को। तो आप लोग वेट करें, शाहिद साहब 8 बजे आपकी क्लास लेते हैं। अल्लाह हाफिज़।